नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार तेज। भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मेहसाणा, दाहोद, बड़ोदरा और भावनगर में जनसभाएं करेंगे। असम के प्रसिद्ध युद्ध नायक अहोम सेनापति लचित बोरफुकन की 400वीं जयंती पर 3 दिन का समारोह आज से नई दिल्ली में शुरू होगा। चौथा हिंद प्रशांत क्षेत्रीय संवाद आज से नई दिल्ली में। ऑस्ट्रेलिया की संसद ने भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौते को मंजूरी दी। प्रधानमंत्री ने कहा, इससे व्यापक रणनीतिक साझेदारी और सुदृढ़ होगी। कतर में फीफा फुटबॉल विश्व कप में फ्रांस ने ऑस्ट्रेलिया को 4-1 से हराया। मैक्सिको और पोलैंड का मैच गोल रहित ड्रॉ रहा। समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। गुजरात में राजनीतिक दलों के वरिष्ठ नेताओं के दौरों के साथ विधानसभा चुनावों का प्रचार तेज होने लगा है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मेहसाणा, दाहोद, बड़ोदरा और भावनगर में 4 रैलियों को संबोधित करेंगे। श्री मोदी अब तक राज्य में 8 रैलियों को संबोधित कर चुके हैं। कांग्रेस के नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री मनीष तिवारी और पार्टी प्रवक्ता आलोक शर्मा आज प्रचार करेंगे। आम आदमी पार्टी के नेता राघव चड्ढा और भगवत मान भी कई सभाएं करेंगे। इस बीच भारतीय जनता पार्टी ने टिकट न मिलने पर निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में नामांकन करने वाले अपने 12 सदस्यों को निलंबित कर दिया है। गुजरात में करीब 4,91,35,000 मतदाता 1,621 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इन मतदाताओं में 10,000 से अधिक लोग 100 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हैं। गुजरात चुनाव में पहली बार 10,357 मतदाता ऐसे हैं जिनकी उम्र 100 साल से ज्यादा है। इनमें सबसे अधिक 1,500 अहमदाबाद जिले में हैं। इसके बाद वडोदरा, भावनगर, राजकोट और दाहोद जिले हैं। पहले चरण के चुनाव में 5,115 शतायु मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे। इस चुनाव में 80 साल से ज्यादा आयु के मतदाताओं की संख्या भी 9,87,000 है। चुनाव आयोग ने ऐसे मतदाताओं के लिए पोस्टल बैलेट के माध्यम से घर से ही मतदान करने की व्यवस्था की है। इस व्यवस्था से वरिष्ठ नागरिकों के लोकतंत्र के इस उत्सव में बड़ी संख्या में भाग लेने की उम्मीद है। अपर्णा खूंट के साथ जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, राजपीपला। महाराष्ट्र सरकार ने सीमावर्ती जिलों में काम करने वाले गुजरात के मतदाताओं को विधानसभा चुनाव में वोट डालने के लिए 1 दिन का सवेतन अवकाश देने की घोषणा की है। यह निर्णय सभी निजी, अर्धनिजी कंपनियों, संगठनों और संस्थानों पर लागू होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि युवा देश की सबसे बड़ी शक्ति है। श्री मोदी ने कहा कि राष्ट्र निर्माण के लिए युवाओं की प्रतिभा और ऊर्जा का उपयोग करने को सरकार शीर्ष प्राथमिकता दे रही है। प्रधानमंत्री ने कल 45 स्थानों पर 71,000 से अधिक नवनियुक्त कर्मियों को नियुक्ति पत्र वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सौंपे। श्री मोदी ने कहा कि सरकार के प्रयासों के कारण सरकारी और निजी क्षेत्र में रोजगार के नए अवसर लगातार बढ़ रहे हैं। मेक इन इंडिया अभियान हो, वोकल फॉर लोकल हो, लोकल को ग्लोबल ले जाने का अभियान हो, ये सभी योजनाएं देश में रोजगार के नए अवसर बना रही। यानी सरकारी और गैर सरकारी दोनों ही क्षेत्रों में नई नौकरियों की संभावना लगातार बढ़ रही है कि ये नए अवसर युवाओं के लिए उनके अपने शहर, अपने गांवों में बन रहे हैं और वो अपने क्षेत्र के विकास में पूरा सहयोग भी कर पा रहे हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कल नई दिल्ली में वित्तीय और पूंजी बाजार विशेषज्ञों के साथ 2023 के बजट पूर्व परामर्श के चौथे दौर की अध्यक्षता की। बैठक में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी, वित्त सचिव डॉक्टर टीवी सोमनाथन, मुख्य आर्थिक सलाहकार डॉक्टर अनंत नागेश्वरन और अन्य शामिल थे। इससे पहले दिन में वित्त मंत्री ने तीसरे दौर में कृषि विशेषज्ञों और कृषि प्रसंस्करण उद्योग के प्रतिनिधियों से विचार विमर्श किया।
असम के प्रसिद्ध युद्ध नायक अहोम सेनापति लचित बारफुकन की 400वीं जयंती पर 3 दिन का समारोह आज से नई दिल्ली में शुरू होगा। विधि मंत्री किरेन रिजिजू शाम में एक सांस्कृतिक कार्यक्रम में मुख्य अतिथि होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को समापन समारोह में और गृहमंत्री अमित शाह बृहस्पतिवार को इसमें शामिल होंगे। समारोह के दौरान लचित बारफुकन के जीवन और गौरवशाली इतिहास पर एक वृत्त चित्र और पुस्तिका का लोकार्पण किया जाएगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि लचित बारफुकन ने सरायघाट के प्रसिद्ध युद्ध में मुगलों को पराजित किया था। देश के राजधानी में 400वीं जयंती समारोह आयोजित करने का प्रधान उद्देश्य लचित बरफुकन के शौर्य और युद्ध कौशल के बारे में देश की जनता को बताना है। लचित बरफुकन अहोम सेना के प्रसिद्ध सेनापति थे, जिन्होंने मुगलों को पराजित किया और औरंगजेब की बढ़ती महत्वाकांक्षाओं को रोक दिया। 600 साल से अधिक असम पर शासन करने वाले अहोम दुनिया में सबसे लंबे शासकों में से एक है। लचित बरफुकन गंभीर रूप से बीमार थे जब अहोम ने 1671 में सरायघाट में शक्तिशाली मुगलों का सामना किया। अपने खराब स्वास्थ्य के बावजूद एक सच्चे सेनापति के रूप में लचित बरफुकन ने आगे बढ़कर नेतृत्व दिया और मुगलों को पराजित किया। मानस प्रतिम शर्मा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। चौथा हिंद प्रशांत क्षेत्रीय संवाद आज से दिल्ली में शुरू हो रहा है। ये भारतीय नौसेना का प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय वार्षिक सम्मेलन है। इस वर्ष का विषय है हिंद प्रशांत महासागर पहल का संचालन। 3 दिन के सम्मेलन में 6 पेशेवर सत्र होंगे। सम्मेलन में विश्व के प्रतिष्ठित वक्ता और सुप्रसिद्ध पैनलिस्ट समुद्री सहयोग के क्षेत्रों को समेकित रूप से संचालित करने के उपायों पर विचार विमर्श करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव मार्गदर्शन सत्र को संबोधित करेंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। सर, आपका केवाईसी अपडेट करना है, नहीं तो अकाउंट और एटीएम कार्ड ब्लॉक हो जाएगा। सावधान सावधान, 2.5 करोड़ का इनाम मुझे। देखिए, अनजाने कॉल्स, फर्जी ईमेल्स, लिंक्स और जाली ऐप से अपना पिन, ओटीपी, पासवर्ड कभी भी किसी के साथ शेयर न करें। आप रहेंगे सावधान तो नहीं होगा नुकसान। आरबीआई कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। ऑस्ट्रेलियाई संसद ने भारत तथा ऑस्ट्रेलिया के बीच मुक्त व्यापार समझौते को स्वीकृति दे दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समझौते को स्वीकृति देने पर ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज को धन्यवाद दिया है। श्री मोदी ने कहा कि भारत ऑस्ट्रेलिया आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते की स्वीकृति को भारत तथा ऑस्ट्रेलिया के व्यापारिक समुदाय स्वागत करेंगे। उन्होंने कहा कि यह समझौता भारत और ऑस्ट्रेलिया की व्यापक रणनीतिक साझेदारी को और सुदृढ़ बनाएगा। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि यह कदम विश्व में भारत की बढ़ती शाख की स्वीकृति है। उन्होंने कहा कि भारतीय प्रौद्योगिकी उद्योग, विद्यार्थी और बहुत से श्रम आधारित क्षेत्र इस ऐतिहासिक समझौते से लाभान्वित होंगे। उन्होंने कहा कि इस समझौते के वार्ताकारों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दिशा निर्देश फलदायी रहा है। श्री गोयल ने कहा कि समझौता भारतीय व्यापार के सभी क्षेत्रों में नए अवसर पैदा करेगा। Because of this agreement and businesses wanting to set up manufacturing in India, we also see a lot of potential for jobs by Australian investments coming to India, manufacturing in India at scale to serve both Indian markets and the rest of the world from India, which will create job opportunities for our young boys and girls. भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ फिक्की ने कहा है कि समझौते से खनन और खनिज, औषधि, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, स्वच्छ ऊर्जा, परिवहन, रत्न और आभूषण, पर्यटन और वस्त्र जैसे विभिन्न क्षेत्रों में अवसर खुलेंगे और लगभग 10 लाख नौकरियां सृजित होंगी। वाणिज्य एवं उद्योग मंडल एसोचैम ने कहा कि समझौता निर्यातकों को व्यापक अवसर प्रदान करेगा। भारतीय निर्यातकों संगठनों के महासंघ ने कहा कि माल के निर्यात और सेवाओं के लिए आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते से कई अवसर खुलेंगे। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्मोत्सव मणिपुरी सिनेमा के 50 साल मना रहा है। इस फिल्मोत्सव में गोवा में विशेष स्वर्ण जयंती सिनेमा पैकेज के अंतर्गत 10 मणिपुरी फिल्में दिखाई जाएंगी। इसमें से 5 गैर फीचर फिल्में हैं। एक रिपोर्ट।
इफ्फी में दिखाए जाने वाले मणिपुरी फीचर फिल्मों में ईशानोउ, बजरंगी लुहोंगवा, लोकतक लैरम्बी, फिजिगी मणि और मातम्बी मणिपुर शामिल हैं। देव कुमार बोस निर्देशित मातम्बी मणि मणिपुरी की पहली फिल्म थी। ये 9 अप्रैल 1972 को रिलीज हुई थी। इफ्फी में दिखाए जाने वाले 5 गैर फीचर फिल्म हैं रतन थियम, द मैन ऑफ थिएटर, इलिसा अमागी महाओ, लुक एट द स्काई, द साइलेंट पोएट और द टेंटेड मिरर। अरिबम श्याम शर्मा, ओकेम अमाकचम, निर्मला चानू, बोरुन थोकचौन और रोमी मितई जैसे मणिपुरी के दिग्गज फिल्म निर्माता इस बार के इफ्फी में शामिल हैं। आकाशवाणी समाचार के लिए गोवा से अशोक शुक्ल। और अब फुटबॉल विश्व कप की खबरों के साथ हैं खेल डेस्क से नवीन सक्सेना। फीफा विश्व कप में कल मौजूदा चैंपियन फ्रांस ने अपने अभियान का शानदार आगाज किया। फ्रांस ने ऑस्ट्रेलिया पर 4-1 से जीत दर्ज की। ग्रुप स्टेज में फ्रांस से मिली हार के बाद ऑस्ट्रेलिया की चिंताएं बढ़ गई हैं। ऑस्ट्रेलिया को अपने ग्रुप में अभी डेनमार्क और ट्यूनीशिया जैसी टीम का सामना करना है। ग्रुप स्टेज में एक अन्य मैच में डेनमार्क और ट्यूनीशिया के बीच मुकाबला ड्रॉ रहा। पॉइंट्स टेबल में ट्यूनीशिया की टीम दूसरे स्थान पर है, वहीं डेनमार्क की टीम तीसरे स्थान पर। ऑस्ट्रेलिया को अपना अगला मैच 26 नवंबर को ट्यूनीशिया के साथ खेलना है और उसी दिन फ्रांस और डेनमार्क के बीच भी कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। कल मैक्सिको और पोलैंड के बीच मैच गोल रहित ड्रॉ रहा। वहीं विश्व कप में कल एक बड़ा उलटफेर देखने को मिला। खिताब की दावेदार माने जा रही अर्जेंटीना को दुनिया की 49वें नंबर की टीम सऊदी अरब ने 2-1 से हरा दिया। इसके साथ ही अब ग्रुप सी में अर्जेंटीना आखिरी पायदान पर पहुंच गई है, जबकि सऊदी अरब पहले स्थान पर है। विश्व कप में आज दोपहर 3:30 बजे ग्रुप एफ में मोरक्को का सामना क्रोएशिया से होगा। शाम 6:30 बजे ग्रुप ई में जर्मनी का मुकाबला जापान से और रात 9:30 बजे स्पेन का सामना कोस्टारिका से होगा। ग्रुप एफ में देर रात 12:30 बजे बेल्जियम और कनाडा आमने सामने होंगे। भारत जलवायु परिवर्तन से निपटने की दिशा में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले शीर्ष 5 देशों में शामिल है। COP27 में जारी जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 की नई रिपोर्ट में भारत से ऊपर केवल 4 देशों डेनमार्क, स्वीडन, चिली और मोरक्को को स्थान दिया गया है। भारत ने वैश्विक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन और ऊर्जा उपयोग श्रेणियों में उच्च रेटिंग अर्जित की है। मालदीव के पर्यटन बाजार में इस वर्ष भी भारत अग्रणी स्थान पर बना हुआ है। इस वर्ष अब तक लगभग 2 लाख भारतीय पर्यटकों ने मालदीव का दौरा किया। मालदीव में भारतीय उच्चायोग ने बताया कि वर्ष 2020 से मालदीव के पर्यटन क्षेत्र में भारत का सर्वाधिक योगदान रहा है। माले में भारतीय उच्चायोग ने 2022 में पर्यटकों का सबसे पसंदीदा गंतव्य का खिताब हासिल करने पर मालदीव को बधाई दी है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in/hindi पर भी उपलब्ध हैं। और अब समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ है सिद्धार्थ सिंह। धन्यवाद फरहत। नए अवसरों का लाभ उठाएं देश के युवा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इन शब्दों को सभी अखबारों ने मुख्य पृष्ठ पर प्रकाशित किया है। जनसत्ता की सुर्खी है, प्रधानमंत्री ने कहा भारत में नौकरी की संभावनाएं बढ़ी, 71,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र दिए। राष्ट्रीय सहारा के शब्द हैं, दुनिया में संकट, भारत में संभावनाएं। जलवायु संकट की रोकथाम में भारत शीर्ष 5 देशों में जनसत्ता सहित हिन्दुस्तान और राष्ट्रीय सहारा की सुर्खी है। भारत में जीवाणुओं ने 13 लाख जानें ली। हिन्दुस्तान की सुर्खी है, जनसत्ता लिखता है ई कोलाई था सबसे घातक रोगजनक जीवाणु। केंद्र ने देश में आत्महत्याओं की रोकथाम को लेकर पहली बार राष्ट्रीय स्तर पर रणनीति की घोषणा की। इस पर अमर उजाला की सुर्खी है, हर रोज 400 से ज्यादा लोग करते हैं खुदकुशी, सरकार को लानी पड़ी राष्ट्रीय आत्महत्या रोकथाम नीति। दैनिक भास्कर ने भी स्वास्थ्य शीर्षक से खबर प्रकाशित की है, 2030 तक खुदकुशी में 10% की कमी लाने का लक्ष्य, हर जिले में मनोचिकित्सक तैनात कर आत्महत्या रोकने की तैयारी। सर्दी के दस्तक देने के साथ रेल यात्रियों की मुसीबत बढ़ने की खबर अमर उजाला ने प्रकाशित की है। पत्र लिखता है, कोहरे की आशंका से 60 से अधिक ट्रेनें रद्द, 1 दिसंबर से 28 फरवरी तक लंबी दूरी की ट्रेनें प्रभावित रहने के आसार। हिन्दुस्तानी संस्कृति के महोत्सव जश्न एकता की 3 साल बाद 7वें संस्करण के साथ होगी 2 दिसंबर से दिल्ली में वापसी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार तेज। भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मेहसाणा, दाहोद, बड़ोदरा और भावनगर में जनसभाएं करेंगे। असम के प्रसिद्ध युद्ध नायक अहोम सेनापति लचित बोरफुकन की 400वीं जयंती पर 3 दिन का समारोह आज से नई दिल्ली में शुरू होगा।
चौथा हिंद प्रशांत क्षेत्रीय संवाद आज से दिल्ली में। ऑस्ट्रेलिया की संसद ने भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौते को मंजूरी दी और कतर में फीफा फुटबॉल विश्व कप में फ्रांस ने ऑस्ट्रेलिया को 4-1 से हराया। मैक्सिको और पोलैंड का मैच गोल रहित ड्रॉ रहा। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।